Dear friends, welcome back to my channel English Pioneer the 22. So today we will cover unit number 8 literary criticism, which will helpful for you in UGC NET, SAT and other exams also. Let's start. From our first critic, that is Plato. प्लेटो का की वर्क है रिपब्लिक, आयन एंड फेड्रस एंड लॉज लेटर पीरियड. कोर आइडिया और कोर क्लेम है प्लेटो का. पोइट्री इज इमिटेशन एंड माइमेसिस. इन हिज फिलोसफिकल हायरार्की एंड इमिटेशन कैन स्टैंड फॉर द अल्टीमेट ट्रूथ. जो हमारे प्लेटो कहते हैं कि जो हमारी पोइट्री है ये इमिटेशन करती है जो हमारी सोसाइटी है. एंड ही इवन सेड दैट द पोइट्स वैनिश फ्रॉम द आवर आइडियल स्टेट एंड आवर. जो हमारी प्लेटो का आइडिया है कि वो बिलीव करते हैं जो फिजिकल वर्ल्ड है वो अपने आप में एक इम्परफेक्ट आइडल है. हम मानते हैं कि जो हमारी एक पोइट्री है वो ट्वाइस और थ्राइस रिमूव फ्रॉम द ओरिजिनल आइडिया. बिकॉज ये कोई आइडिया है, 1 मिनट, ये कोई आइडिया है. दिस विल बिकम इन अवर माइंड एंड द गॉड क्रिएटेड दिस एंड आफ्टर दैट द पेंटर और द पोइट इमिटेट फ्रॉम दिस एंड यूज इन हिज वर्क. सो हम कह सकते हैं कि जो हमारी पोइट्री है वो ट्वाइस और थ्राइस रिमूव फ्रॉम आवर सोसाइटी. सो रिपब्लिक बुक 10, पोइट इज क्रिटिसाइज फॉर इमिटेटिंग अपीयरेंस फॉर पोटेंशियली एग्जिस्टिंग इरेशनल इमोशंस. जो हमारे प्लेटो वो कहते हैं कि जो हमारे पोइट्स हैं ये जो इमोरली या फिर इमोशनली जो हमारी सोसाइटी है उसको करप्ट करती है, तो इसलिए ये बैनिश होने चाहिए. जो पोइट्री है वो इमोशनली वीक कर देती है और इरेशनल कर देती है जो हमारे पीपल है. इवन पोइट्स में प्रेजेंट गॉड एंड हीरोज बिहेव बैडली. सो वो उन पोइट्स को कहते हैं जो हमारे गॉड्स को रिप्रेजेंट करते हैं वर्सली. सो वो उन्हें कहते हैं कि उन्हें हमें बैन कर देना चाहिए बिकॉज वो हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं. प्लेटो कहते हैं कि जो हमारे फिलोसफर्स हैं वो जो हमें ट्रुथ है वो बताते हैं, जबकि पोइट्स है वो सिर्फ इमिटेट करते हैं जो हमारी रियलिटी को. सो नेक्स्ट इज पोइटिक इंस्पिरेशन इज प्रेजेंटेड थ्रू द आइडिया ऑफ डिवाइन पोजेशन रादर देन द टेक्निकल नॉलेज. माइमेसिस यूजीसी नेट कीवर्ड्स ऑल्सो राइट आए हमें. माइमेसिस होता है इमिटेशन करना. हाउ वर्ड इज इमिटेटेड. ट्रुथ, जो रियल ट्रुथ है वो सिर्फ एक बार ही होता है. जो फिलोसफी है वो हमें रियल ट्रुथ बताती है. पोइट एज इमिटेटर, पोइट इमिटेट करते हैं तो उसे हमें सेंसरशिप करनी चाहिए. जो हमारी पोइट्री है उसका काम होना चाहिए जो डिवाइन इंस्पिरेशन है वो. सो नेक्स्ट इज एरिस्टोटल जो हमें ये रिफ्यूज़ करते हैं जो हमारे प्लेटो के जो आइडियाज़ है. इवन ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो एंड ये डिफेंड करते हैं हमारी पोइट्री को अगेंस्ट ऑल द जो भी फ्लोज हैं जो हमारे प्लेटो ने बताए हैं. इनका वर्क है पोइटिक्स, प्लेस्ड इन 4th century BC. एग्जैक्ट डेट अनसर्टेन है तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली क्या है. डेट विज बी अजप्शन 4th century BC. रिटोरिक, इनका अनदर वर्क है परसुएशन थ्रू इथोस, पैथोस एंड द लोगोज, यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग लिटरेरी एंड पब्लिक डिस्कोर्स. जो हमारे पोइट्री इज नेचुरल टू ह्यूमन बींग्स एंड कैन रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ एक्शन. जो हमारे एरिस्टोटल है वो कहते हैं जो हमारी पोइट्री है हम मानते हैं कि जो हमारे पोइट्स है वो इमिटेशन करते हैं हमारी जो सोसाइटी है उसका, बट वो कहते हैं कि जो इमिटेशन करने थे हम जो रियलिटी है वो शो करते हैं. इवन वो इमिटेशन को एक अच्छा ही मानते हैं एज कम्पेयर टू प्लेटो एंड एक्सेप्ट करते हैं माइमेसिस को एंड वैल्यूएबल समझते हैं इमिटेशन को एज, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस ही है. इन्होंने जो ट्रेजेडी है उन्हें जो ट्रेजेडी इमिटेशन ऑफ अ सीरियस एंड कंप्लीट एक्शन एंड ट्रेजेडी में इन्होंने प्लॉट है उसको सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट बताया है. मिथोस ओवर द कैरेक्टर्स. जो हमारे प्ले है उसके 6 मेन कंपोनेंट या फिर एलिमेंट कहते हैं प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी एंड स्पेक्टल्स. सो इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए. कैथारसिस होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर इमोशंस. द ट्रेजिक एक्सपीरियंस वर्क्स अपॉन पीटी एंड फियर. प्यूरिफिकेशन, इमोशन प्यूरिफिकेशन और परगेशन.
माइमेसिस होता है इमिटेशन करना, कैथारसिस होता है हमारे जो इमोशंस हैं उनको कैसे हम प्यूरिफाई करते हैं, हमाशिया होता है हमारा एरर, और ट्रेजिक फ्लो होता है हमारे कैरेक्टर में वो, एंड पेरिपेटिया रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, पेरिपेटिया हम होता है हमारा रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, एनागोरसिस होता है रिकग्नाइजेशन ऑफ अ मूवमेंट। जो एरिस्टोटल इन्होंने हमारे जो यूनिटी ऑफ एक्शंस दिए थे, हम मानते तो है कि जो हमारी 3 यूनिटीज़ हैं, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ एक्शन, तीनों ही इन्होंने दिया, बट इन्होंने सिर्फ 3 यूनिटीज़ में तो सिर्फ इन्होंने यूनिटी ऑफ एक्शन ही दी है। सो नेक्स्ट इज इनकी इंपॉर्टेंट टर्म्स है इन वन फ्रेम, ट्रेजेडी सीरियस प्लस कंप्लीट एक्शन, अप्रोप्रिएट मैग्नीट्यूड, प्लॉट जिसमें हमारी बिगिनिंग होती है, फिर बिगिनिंग, मिडल एंड देन फिर एंड, प्रोबेबिलिटी, नेसेसिटी, परफेक्ट कॉम्प्लेक्शन रेदर देन एपिसोडिक, हमाशिया होता है ट्रेजिक फ्लो, एंड पेरिपेटिया होता है हमारा रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, एनागोरसिस होता है recognition or discovery of something certain truth which we the characters don't know, pathos होता है scenes of suffering, कैसे हम जो हमारे इमोशंस है कैसे उन्हें pity and fear that type of feeling will be all, क्यों जो हमारे मैटर्स करता है, बिकॉज अरिस्टोटल टर्न करता है क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स स्ट्रक्चर फंक्शन rather than simply commending poetry. So our next is Horace. Horace का इम्पोर्टेंट वर्क है आर्स पोएटिका। आर्स पोएटिका द पोइट्री ऑफ आर्ट्स, द पोइट्री ऑफ आर्ट्स। ये जो एपिस्टल टू पिसोस के लिखे थे, एग्जैक्टली डेट इज नॉट डिबेटेड सो वी कांट नो द एग्जैक्ट डेट। इनका इम्पोर्टेंट वर्क है ऑन द सबलाइन, सॉरी इनका इम्पोर्टेंट वर्क है आर्स पोएटिका। जो ये वर्क है हमारा, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पोएसिस, पोइमा एंड पोइटा। जो हमारे होरेस हैं इनका मानना है कि जो हमारी जो वर्क ऑफ आर्ट है, जो हमारी पोइट्री है, ये हमें टीच एंड डिलाइट, बोथ चीज, टीच एंड डिलाइट, टीच एंड डिलाइट बोथ थिंग्स हैव बी डन बाय द आवर वर्क ऑफ आर्ट। इवन जो होरेस है इन्होंने स्ट्रेस किया था डेकोरम पे, स्टाइल पे, एंड जॉनर एंड सब्जेक्ट शुड शूट वन, पोइट्री, क्राफ्ट, रिवीजन, डिसिप्लिन एंड जजमेंट। ये जो हमारे होरेस, इनका मानना था कि जो एक वर्क ऑफ आर्ट है, एक राइटर जब अपना वर्क ऑफ आर्ट लिखता है उन्हें साथ ही पब्लिश नहीं कर देना चाहिए, 9 ईयर्स तक वेट करना चाहिए। जो उनके फ्लोज हैं, जो भी फोलीज हुए हैं उन्होंने उसके द्वारा, जो हमारे राइटर के द्वारा अपने वर्क ऑफ आर्ट में उनको रखना चाहिए। इवन 9 साल बाद हमें जो अपना वर्क ऑफ आर्ट है वो पब्लिश करना चाहिए। इनके मतलब जो पोइट्री लैंग्वेज सुपीरियर होनी चाहिए, जो कॉमन मैन की लैंग्वेज है। इनके जो आइडियाज़ है रिगार्डिंग द लैंग्वेज ऑफ पोइट अगेंस्ट द वर्ड्सवर्थ, बिकॉज हमारे वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं, जो हमारी पोइट्री की जो लैंग्वेज है वो कॉमन डे लैंग्वेज होनी चाहिए, जो अंडरस्टैंडेबल हो सके हमारे कॉमन पीपल्स के थ्रू। सो इनका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक डेकोरम। व्हाट डू यू मीन बाय डेकोरम? डेकोरम होता है एक मीन्स ऑफ स्टाइल, लैंग्वेज और कैरेक्टर अप्रोप्रिएट टू वन अनदर, जो हर एक चीज़ अपने सुटेबल है एक दूसरे के साथ। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट। सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज लॉन्जाइनस। लॉन्जाइनस का इम्पोर्टेंट वर्क है ऑन द सबलाइम। Ancient Greek treatise that will the publication date regarding that. Sublime is not ordinary beauty. It produces elevation, transformation and sense of greatness in the reader. It creates the awe feeling in the reader. Sublime का मतलब एसोसिएट करते हैं जैसे हम एडमंड बर्ग, इमैनुअल कांट एंड कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ के साथ। Sublime होता है एक सर्टेन डिस्टिंक्शन करना एंड एक्सीलेंस इन एक्सप्रेशंस। इन्होंने 5 मेजर सोर्स दिए हैं आइडेंटिफाई करने के, जो एक वर्क ऑफ आर्ट में डेट विल बी ग्रैंडर ऑफ थॉट्स, स्ट्रॉन्ग इमोशन, फिगर ऑफ थॉट, ग्रेट
स्पीच एंड नोबल डिक्शन एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन। इन्होंने कहा 3 तो हम नेचुरल हो सकते हैं, बट 2 हमें गेन करने पड़ते हैं थ्रू अवर इंटेलिजेंस। सो ग्रेट राइटिंग कैन ओवरपावर द रीडर देन मेयरली परसुएड। 5 सोर्स दिए इन्होंने। सो important distinction, technical correctness alone cannot create sublime, greatness of mind and emotional, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारा माइंड है वो साथ में काम करते हैं, then will be our sublime has been come in our work of arts. सो नेक्स्ट इज फिलिप सिडनी। हम रेनेसा टाइम पीरियड पे आ चुके हैं, हम रिवीजन करते करते। सो जो हमारे फिलिप सिडनी है, इनका इंपॉर्टेंट वर्क है द एपोलॉजी ऑफ पोइट्री और द डिफेंस ऑफ पोइट्री, जो कि इन्होंने लिखा था, कंपोज किया था 1580 to 81, बट पोस्टम्यूसली पब्लिश हुआ था 1595 में। सो कॉन्टेक्स्ट क्या था? जो स्टीफन गोसोन है, इन्होंने अटैक किया था द स्कूल ऑफ एब्यूज़ में, 1579 में पब्लिश हुआ था। इन्होंने कहा था कि जो हमारी पोइट्री है वो जो हमारी सोसाइटी है उसको करप्ट कर देती, जो हमारे प्लेटो के आइडियाज़ थे वो इन्हीं से सेटिस्फाई थे, गोसोन भी। तो जो हमारे फिलिप सिडनी है, इन्होंने एडवोकेट किया था या फिर रिस्पॉन्ड किया था जो आइडियाज़ है गोसोन एंड जो प्लेटोस, दोनों के आइडियाज़ के अगेंस्ट। इन्होंने कहा था पोइट एज मेकर्स, रोमन में जो वेट्स कहा जाता है हमारे पोइट्स को, डेट विल बी मीन्स कि द क्रिएटर। सो जो पोइट्स को द क्रिएटर के नाम से कहा जाता है, जो हमारे, इनका कहना है कि पोइट डज नॉट मेयरली कॉपी नेचर बट कैन क्रिएट अ बेटर और आइडलाइज नेचर। जो फिलिप सिडनी है, इनका कहना था कि जो पोइट्स है वो सिर्फ इमिटेट नहीं करते बल्कि एक सेकंड नेचर भी क्रिएट करते हैं थ्रू देयर इमिटेशन, थ्रू देयर इमेजिनेशन पावर। पोइट जॉइंस फिलोसफर लाइक टीचिंग विद द प्लेजर। जो फिलिप सिडनी है, इनका कहना था कि जो हमारे पोइट हैं, जो हमारी पोइट्री है वो बेटर देन फिलोसफी एंड हिस्ट्री, फिलोसफी एंड हिस्ट्री। क्यों कैसे है जो हमारी पोइट्री है बेटर देन फिलोसफी एंड हिस्ट्री? जो हिस्ट्री है उसमें हमारे फैक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं, हिस्ट्री इंक्लूड फैक्ट्स ओनली, एंड फिलोसफी ओनली टीचेस द हाउ टू डू दैट। बट जो हमारी पोइट्री है एग्जाम्पल प्लस परसेप्शन दोनों चीज़ें देती है, दैट्स वाई जो हमारी पोइट्री है वो बेटर देन द हिस्ट्री एंड फिलोसफी। सो नेक्स्ट, पोइट्री joins philosophy like teaching with the pleasure that make instruction memorable. फेमस फंक्शन, जो फिलिप सिडनी, इनका कहना था कि जो हमारा वर्क ऑफ आर्ट है, जो हमारी पोइट्री है वो टीच एंड डिलाइट, जो हमारे होरेस का आइडिया था उसको ही फॉलो करते हैं कि जो हमारी पोइट्री है टीच एंड डिलाइट दोनों चीज़ें करती हैं। डिफेंड करते हैं अगेंस्ट द चार्जेस ऑफ लाइंग इमोरलिटी एंड यूजलेस। जो हमारा फिलिप सिडनी ये कहता है कि जो चार्जेस थे गोसोन एंड प्लेटो के, कि जो पोइट्स है वो क्या है, वो झूठ बोलते हैं, लाई करते हैं, बट हमारे सिडनी कहते हैं कि हमने तो कहा ही नहीं कि ये फैक्ट है, हम सिर्फ अपनी अजम्पशन, जो हमारी इमेजिनेशन है वो देते हैं। ये तो रीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस बेसिस पे जो हमारी पोइट्री है उसको इंटरप्रिटेट करते हैं। सो की वर्ड्स आर पोइट्स एज मेकर, गोल्डन वर्ड, टीच एंड डिलाइट, मूविंग टू वर्चू एंड डिफेंस ऑफ पोइट्री। So here are the some these points, important points. So next is Sydney, golden word. So nature give us the brazen world of ordinary reality. The poet create a golden word by imaginative. जो हमारा नेचुरल वर्ड है ये ब्रेजन वर्ड है. This will be come in your PYQ, so remember this word. बट जो हमारे पोइट्स अपनी इमेजिनेशन से एक ऐसा गोल्डन वर्ड बना देते हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन जो हमारी सोसाइटीज़ में जो भी हो रहा है वो सब कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है. द पोइट कैन शो वट ऑट टू बी, नॉट मेयरली वट इज़. क्या होना चाहिए ये भी शो करते ना कि यही सिर्फ क्या है. पोइट इज़ देयर फॉर मॉरली एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी एक्टिव. इट कैन टीच मोर इफेक्टिवली बिकॉज इट डिलाइट एंड मूव्स. इंपॉर्टेंट कंपैरिजन. प्लेटो डिस्ट्रस्ट करता है इमिटेशन को. सिडनी रिहैबिटेट करता है पोइट्स एज मेकर एंड मोरल एजुकेटर. जो हमारे सिडनी है यहाँ पे जो गोसोन एंड प्लेटो दोनों के आइडियाज़ को रिजेक्ट करते हुए कहते हैं कि जो हमारे पोइट्स है ये इमिटेट करते हैं बट एट अ ग्रेट एक्सटेंट. सो नेक्स्ट इज बेन जॉनसन. बेन जॉनसन important work are Timber or Discoveries, published posthumously in 1641. Prefaces and prologues to play reveal his practical criticism of drama, language, learning and character. जॉनसन वैल्यू करते हैं हमारे लैंग्वेज को, ऑब्जर्वेशन को, डेकोरम को, क्राफ्टमैनशिप को, डिसिप्लिन आर्ट को.
उसका जो ड्रामेटिक प्रैक्टिस है ऑफन ड्रॉ ऑन क्लासिकल मोड्स, जो हमारे बेन जॉनसन है, ये जो हमारी क्लासिकल यूनिटीज़ है तीनों, उनको फॉलो करते थे। बेन जॉनसन के अकॉर्डिंग जो पोइट्री है वो हमारी क्या शुड टीच एंड डिलाइट दोनों करती है। इन्होंने जो थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स भी दी है, जो फॉलो करते हैं क्लासिकल डेकोरम का इमिटेशन को फॉलो भी करते हैं। सो हिज क्रिटिकल बैलेंस नेचर एंड आर्ट, टैलेंट नीड स्टडी, जजमेंट एंड लेबर। सो हमारे बेन जॉनसन है, इनका मेन कंसर्न यही है, जॉनसन वैल्यू करते हैं नेचर को, बट नेचर मस्ट बी डेवलप थ्रू आर्ट एंड लर्निंग, कि जो हमारा नेचर है वो डेवलप होना चाहिए, जो हमारी आर्ट है और लर्निंग है। सो क्लासिकल इन्फ्लुएंस इनमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जो एरिस्टोटल एंड होरेस दोनों के जो आइडियाज़ हैं इनसे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। सो नेक्स्ट इज जॉन ड्राइडन। इनका इंपॉर्टेंट वर्क है एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी 1668, मेजर क्रिटिकल डायलॉग फॉर्म में जो हमारे सोक्रेट्स हैं वो भी अपने वर्क्स को डिलीवर करते थे। या जो एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में जो हमारे 4 कैरेक्टर्स हैं, निएंडर जो ड्राइडन हिमसेल्फ है, क्राइट्स जो क्लासिकल या फिर एंशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं, लिसिडो जो फ्रेंच को करते हैं, एंड द लास्ट इज यूजाइनस जो हमारे मॉडर्न को डिफेंड करते हैं। तो इसमें जो हमारे वर्क ऑफ आर्ट है इसमें डिबेट्स होती हैं, जो अपने पॉइंट्स रखे जाते हैं बिटवीन एंशिएंट वर्सेस फ्रांस एंड इंग्लिश ट्रेडिशन, जो हमारे क्राइट्स एंड यूजीन्स है इसके बीच में होती हैं, एंड लिसिडियस एंड जो हमारे निएंडर हैं उनके बीच में। सो अपन सभी अपने अपने पॉइंट्स देते हैं। ये डिस्कस करते हैं राइम वर्सेस ब्लैंक वर्स, रूल्स वर्सेस फ्रीडम, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ शेक्सपियर, जॉनसन एंड कंटेम्प्रेरी ड्रामेटिस्ट। सो मैं आप सभी को थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ। जो क्राइट्स है वो कहते हैं कि जो हमारे जो क्लासिकल राइटर्स थे वो कैसे जो 3 यूनिटीज़ है उनको फॉलो करते थे, एंड इवन गाइड द फर्दर जो मॉडर्न राइटर्स है। बट हमारे जो मॉडर्न राइटर्स हैं, जो हमारे यूजीन है, वो कहते हैं कि हाँ हम मानते हैं कि जो हमारे एंशिएंट्स हैं वो फॉलो करते थे क्लासिकल यूनिटीज़ को, बट कैसे पता कि वो क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो करते थे? ये हमने ही तो बताया है ना कि वो क्लासिकल यूनिटीज़ फॉलो करते थे। हम एंशिएंट के साथ साथ जो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड है उसको भी देखते हुए कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। सो उसी बीच हमारे लिसिडियस एंड निएंडर के बीच में डिस्कशन हो जाता है। जो हमारे लिसिडियस है वो लिसिडियस कहते हैं कि जो फ्रेंच ड्रामा है वो यूनिटीज़ एंड जो यूनिटीज़ हैं हमारी उनको फॉलो करते हैं, और ना ही जो मिक्सअप ऑफ जोनर्स हैं उनको मिक्स करते हैं। बट जो हमारे इंग्लिश है जो निएंडर वो कहते हैं कि जो मिक्स जोनर है वो ठीक है, क्योंकि जो हमारी लाइफ है वो भी तो एक मिक्स जोनरा की ट्रेजिक कॉमेडी की तरह, कभी खुशी कभी गम, डेट टाइप। सो ट्रेजिक कॉमेडी अच्छी है एंड अप्रोच करता है, बट ये एंड में ये कोई भी जो कंक्लूजन पे नहीं आ पाते। ड्राइडन को कहते हैं ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म बिकॉज ऑफ द ब्रेथ एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हिज क्रिटिकल मेथड। Later prefaces and critical writing develop ideas about translation, imitation, genre, and the poetic practices. Famous comparison thus Shakespeare as Homer and Johnson as Virgil in Dryden discussion. यूज ने keywords है इस वर्क्स के, ancient versus modern, French versus English, rhyme, blank verse, dramatic rules, Shakespeare versus Johnson. So next is here are the right. Neander Dryden position often represented a balanced defense of English drama. Crites classicals को ancient को Eugene, moderns को Lycidius, French drama and its rules and exam question में ask who agree. Questions इस तरीके से आते कौन किसको represent कर रहा है एंड कौन किसको, जो क्लासिकल यूनिटीज़ हैं। डेफिनेशंस भी आ सकती हैं, इवन एजर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चंस में आपको जो उनके आइडियाज़ है देखिए पूछ सकते हैं ये कंटिन्यू कर रहा है, सही है, गलत है, डेट टाइप ऑफ आइडियाज़। सो नेक्स्ट इज अलेक्जेंडर पोप एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711, वर्स ऐसे ऑन टेस्ट, रूल्स एंड क्रिटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अलेक्जेंडर पोप है हमारे न्यू क्लासिकल टाइम पीरियड के राइटर हैं एंड इवन पोइट है। सो ये क्या है, जो हमारी इमिटेट करते थे जो हमारे एंशिएंट राइटर्स हैं इनको।
सो सेंट्रल पर प्रिंसिपल था जो इस वर्क ऑफ आर्ट का, ट्रू आर्ट फॉलोज नेचर अंडरस्टूड ट्रू रीज़न एंड क्लासिकल मॉडल्स, कि जो हमें ट्रू वर्क ऑफ आर्ट है उसको जो क्लासिकल मॉडल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही देखना चाहिए। गुड क्रिटिसिज्म, जो हमारे इस वर्क ऑफ आर्ट में जो हमारे पोप है वो बताते हैं कि एक जो गुड क्रिटिक है एंड गुड क्रिटिसिज्म कैसे किया जा सकता है। गुड क्रिटिसिज्म रिक्वायर लर्निंग, ह्यूमिलिटी, जजमेंट एंड नॉलेज ऑफ द होल वर्क। जो हमारे पोप कहते हैं जो एक क्रिटिक है वो सिर्फ एक थोड़े से जो पार्ट के बेसिस पे जो हमारा वोल वर्क ऑफ आर्ट है उसको हम जज नहीं कर सकते। हमने जो रिजल्ट है जो उस पर फोकस करना चाहिए। हम अगर हमारा कंप्लीट वर्क ऑफ आर्ट ठीक है, अगर उसमें थोड़ी बहुत गलती है तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बिकॉज जो हमारा पर्पज़ है वो कंप्लीट जो आइडिया है वो कन्वे करना चाहता है। जो हमारे जो क्रिटिक्स हैं उनको फुल नॉलेज होनी चाहिए। एंड इवन वो कहते हैं कि एक पोइट से ज़्यादा, एक राइटर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क एक क्रिटिक का है, बिकॉज वो किस बेसिस पे जो हमारा वर्क ऑफ आर्ट को जज करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं, नोट सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना होके उन्हें सिर्फ जो निष्पक्ष या फिर अनबायस्ड होके हमें जो वर्क ऑफ आर्ट है उसको करना चाहिए, जज करना चाहिए। उनका आ लिटल, इनके कोटेशन है, आ लिटल लर्निंग इज डेंजरस थिंग। सो famous concept should echo sense, a little learning can be dangerous, critics should know their limits। प्रीफेस टू शेक्सपियर 1725 प्रेज करते हैं शेक्सपियर को, नेचुरल जेन्युइन वाइल डिस्कसिंग फॉल्ट जजमेंट एंड यूज ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। इनके मेन इंपॉर्टेंट आइडियाज़ है, कीवर्ड्स है, नेचर, रूल्स, जजमेंट, इमिटेशन ऑफ एंशियन, टेस्ट, क्रिटिक, ह्यूमैनिटी। सो नेक्स्ट इज सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन का इंपॉर्टेंट वर्क है प्रीफेस टू शेक्सपियर 1765 में। सो सैमुअल जॉनसन है, इन्होंने ना ही फ्लॉज काउंट किए हैं इवन शेक्सपियर के, बट इन्हें प्रेज भी किया है। सो शेक्सपियर इनके अकॉर्डिंग सैमुअल जॉनसन मानते हैं कि जो हमारे शेक्सपियर वो रिप्रेजेंट करते थे जनरल ह्यूमन नेचर, कि जो शेक्सपियर है वो सिर्फ एक एज के लिए नहीं है बल्कि वो एंटायर जो टाइम पीरियड है उसके लिए है। जॉनसन मानते थे कि जो एक हमारा राइटर है उसका सिर्फ हम एक दो एजेस के लिए जाने, हम उसकी ग्रेटनेस के बारे में बोलने लग जाते, बट एक राइटर की, एक पोइट की जो ट्रू ग्रेटनेस है वो जब मानी जाएगी जब वो एंटायर जो टाइम पीरियड के लिए याद रखा जाएगा, इवन जो उसकी थीम्स है जो वो लिख रहा है वो एंटायर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही हो। ड्रामेटिक वर्क शुड बी जज्ड बाय एंड्यूरिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। लाइव्स ऑफ पोइट्स, ये इन्होंने बायोग्राफी लिखी थी एंड क्रिटिकल पोर्ट्रेट कंबाइनिंग लाइफ स्टाइल, मॉरल जजमेंट एंड लिटरेरी। सो प्रीफेस टू शेक्सपियर के बारे में ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं। सो इन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि जो हमारे शेक्सपियर ने जो 3 यूनिटीज़ को फॉलो नहीं किया है, बट जॉनसन ने ये भी कहा है चाहे उन्होंने फॉलो नहीं किया बट जो इनके कैरेक्टराइजेशन है जो हमारे जॉनसन के वर्क में ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, बिकॉज ये जो इसके कैरेक्टर्स है शो कर रहे हैं अपना जो रियल नेचर है। इवन जो इन्होंने ट्रेजिक कॉमेडी को भी प्रेज किया है, हमारे ड्राइडन एंड जो हमारे सैमुअल जॉनसन है इन्होंने जो शेक्सपियर की ट्रेजिक कॉमेडी है उसको प्रेज किया है। ट्रेजिक कॉमेडी के बारे में इन्होंने कहा है कि जैसे जो हमारी लाइफ है वो भी कभी खुशी कभी गम, डैट टाइप, तो ट्रेजिक कॉमेडी भी कि हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। सो नेक्स्ट इज हिज रिजेक्ट रिजिड एप्लीकेशन ऑफ क्लासिकल यूनिटीज एंड व्हेन दे कॉन्फ्लिक्ट विद ड्रामेटिक इफेक्टिवनेस, जैसे शेक्सपियर ने किया था। हिज क्रिटिसिज्म इन एम्पेरिकल एंड प्रैक्टिकल, लिटरेचर टेस्टेड बाय एक्सपीरियंस, कॉमन सेंस एंड लास्टिंग अपील। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सपीरियंस और कितने टाइम तक जो हमारा वर्क ऑफ आर्ट है वो उसकी इंपॉर्टेंस होगी उस बेसिस पे। जर्नल नेचर की कॉन्सेप्ट, जर्नल नेचर ऑफ शेक्सपियर, हिज कैरेक्टर स्पीक्स टू यूनिवर्सल ह्यूमन टेंडेंसीज। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है सैमुअल जॉनसन के, जर्नल नेचर, कॉमन सेंस, हिस्टोरिकल जजमेंट, शेक्सपियर बायोग्राफी एंड क्रिटिसिज्म। सो नेक्स्ट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। सो अब हम आ चुके हैं हमारे रोमांटिक टाइम पीरियड पे। विलियम वर्ड्सवर्थ, जो वर्ड्सवर्थ हैं प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड लिखा था इन 1800 में, फर्स्ट पब्लिश एंड लेटर एक्सपैंड इन 1802। इनके अकॉर्डिंग पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग रिकोलेक्टेड इन ट्रांजिबिलिटी। जो हमारे वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग जो हमारी जो पोइट्री है वो एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स है,
जो हमें इमोशंस है वो कभी भी किसी टाइम पे आ सकते हैं। इवन वो जो हमारे इमोशंस है, जो हमारे आइडियाज़ है, वो रो होने चाहिए। प्रेफर इंसिडेंट एंड सिचुएशंस फ्रॉम रो कॉमन लाइफ एंड लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय द पीपल। वर्ड्सवर्थ ये भी कहते हैं कि जो मेरा लिरिकल बैलेड है, ये एक एक्सपेरिमेंट किया था मैंने जो न्यू क्लासिकल टाइम पीरियड है उससे दूर जाने के लिए, बिकॉज वहाँ पे जो रीज़न है उस पर एम्फोसिस किया जाता था। बट जो हमारे वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज वो चाहते थे कि हम सुपर नेचुरल जो रस्टिक लाइफ है उस पर फोकस करें। सो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो मैंने अपनी पोइट्री है उसका सब्जेक्ट कॉमन लाइफ जो कंट्री साइड है उससे चुना है, और जो लैंग्वेज यूज़ की गई, जो कॉमन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी बाय द कॉमन पीपल। पोइट एक पर्सन विद ग्रेट सेंसिबिलिटी, इमेजिनेशन एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज। वो कहते हैं पोइट एक ऐसा पर्सन है, टॉक टू अ मैन। पोइट एक ऐसा जो जर्नल लैंग्वेज को, जो अपना सब्जेक्ट मैटर है वो कॉमन पीपल्स के बीच में से ही लेता है, जो उसकी सेंसिबिलिटी, जो उसकी इमेजिनेशन वो हायर होनी चाहिए। पोइटिक प्रोसेस क्या बताए इन्हें, फीलिंग होनी चाहिए, रिकोलेक्ट करेंगे, देन कंटेम्पलेट एंड देन एक्सप्रेस करेंगे। रिएक्शन अगेंस्ट आर्टिफिशियल डिक्शन एंड एक्सेसिव न्यू क्लासिकल कन्वेंशन। न्यू क्लासिकल में जो रीज़न है, एग्जैगरेटेड जो वर्क्स हैं एंड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो हमारी सिटी में मेनली फोकस किया जाता है, उन सभी फ्लोज को उजागर कर रहा है एंड इवन फोकस कर रहा है जो हमारी रस्टी लाइफ पे। कीवर्ड्स है इसके, कॉमन लाइफ, कॉमन लैंग्वेज, इमोशन, रिकोलेक्शन, इंट्रांसिबिलिटी, पोइट सेंसिबिलिटी। सो नेक्स्ट इज एस.टी. कॉलरिज, बायोग्राफिया लिटरेरिया 1870, मेजर वर्क ऑफ रोमांटिक क्रिटिसिज्म। इनका जो चैप्टर नंबर 14 है, इन्होंने डिफाइन किया है पोइट्री एंड पोइट को। इमेजिनेशन इज सेंट्रल टू पोइटिक क्रिएशन। जो हमारे कॉलरिज है ये इमेजिनेशन एंड जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं इन पे फोकस करते थे। ये अपने वर्क्स में जो ड्रीम का में भी देखते, जैसे हम इसका द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, हम उसमें देखते कैसे जो ड्रीम्स है किस टाइप के सुपर नेचुरल एलिमेंट्स यूज़ किए इन्होंने जो अपने बायोग्राफिया लिटरेरिया में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हैं, डेट विल बी प्राइमरी इमेजिनेशन, लिविंग पावर ऑफ ह्यूमन परसेप्शन। प्राइमरी इमेजिनेशन हो जाती है हम जैसे कहीं पे रास्ते से जा रहे हैं, है ना, हम जो भी चीज़ें परसीव करें, जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो हमारी जो प्राइमरी इमेजिनेशन है उसमें कोलेक्ट हो जाती है। तो सेकेंडरी होगा जो भी चीज़ें हमें देखी हैं कॉन्शियस एंड कॉन्शियसली, बट सेकेंडरी इमेजिनेशन वो है जो हमारे माइंड में रिस्टोर है बट हम उससे कुछ न्यू क्रिएटिव चीज़ बनाते हैं। एग्जाम्पल A, B, C, दीज आर द थिंग्स वी कोलेक्ट थ्रू प्राइमरी इमेजिनेशन। बट सेकेंडरी होगा जब हम इन चीज़ों से कुछ नई चीज़ बनाएंगे। आई क्रिएट D, डेट विल बी अवर सेकेंडरी इमेजिनेशन। फैंसी होता है जब हम जो हमारी प्राइमरी इमेजिनेशन में कुछ है हम उसको रीअरेंज या फिर रिक्रिएट कर देते हैं, रीअरेंजमेंट करके, जैसे B+A में C ये मैंने रिक्रिएट करते, डेट विल बी अवर फैंसी। एंड विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ होता है कि जैसे हम कोई भी मूवी देख रहे हैं उसमें कोई डेथ का सीन आ जाता है, हम जानते हैं कि वो इंसान है, जो वो आदमी है वो असलियत में मरा हुआ नहीं है, बट फिर भी हम क्या मानते हैं कि हाँ यार उसकी डेथ हो गई। डेट टाइप ऑफ इमोशंस और फीलिंग कम फ्रॉम आवर हार्ट। सो कोलरिज भी यही कहते हैं कि जो हमारे जो बिलीव्स हैं, जो हमारे सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव है, हम उनको एक साइड में रख के कुछ टाइम के लिए जो हमारे बिलीव्स हैं उनको भूल जाते हैं एंड इवन जस्ट फोकस करते हैं हमारे जो वर्क ऑफ आर्ट पे। रीडर एक्सेप्ट सुपरनेचुरल एलिमेंट्स व्हेन प्रेजेंटेड विद पोएटिक ट्रूथ। डिस्टिंग्विश ऑर्गेनिक फॉर्म इम्पोज्ड मैकेनिकल फॉर्म। इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं प्राइमरी सेकेंडरी इमेजिनेशन, फैंसी, ऑर्गेनिक फॉर्म, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, पोएटिक फेथ। सो नेक्स्ट इज पी.बी. शैली। पी.बी. शैली डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा था इन्होंने, रिटन इन 1821, पब्लिश करते हैं पोस्टम्यूशली इन 1840। पोइट्री एक्सपेंड इमेजिनेशन एंड सिंपैथी, इट एनलार्ज द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड अदर माइंड्स। पोइट्स आर कनेक्टेड with moral and cultural transformation rather than merely producing entertainment. Poetry affirms and communicate relationship, thought, feeling and beauty. So famous key association है, poets are acknowledged legislations of the world. So हमारे जो पी.बी. शैली हैं, पी.बी. शैली
वेट 1 मिनट, जो हमारे पीबी शैली हैं, ये इन्होंने जो वर्क ऑफ आर्ट है ये इन्होंने लिखा था थॉमस लव पीकॉक के अगेंस्ट, जिन्होंने हमारी पोइट्री है, जिन्होंने जो हमारी पोइट्री है उसके बारे में बोला था। सो ही रॉट अगेंस्ट दैम। जो हमारे स्टीफन गसॉन है उन्होंने अटैक किया था पोइट्री पे। सो हमारे पीबी शैली वो ग्रेटली इंस्पायर हुए थे जो हमारे सिडनी के वर्क से। सो जो हमारे पीबी शैली वो कहते हैं पोइट्री एक एक्सप्रेशन है जो हमारी इमेजिनेशन का। सो पोइट्री आती है हमारी इमेजिनेशन से, ना कि सिर्फ हमारे रीज़न और इमिटेशन से। जो हमारी इमेजिनेशन है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी पोइट्री के लिए। इमेजिनेशन हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स एंड जो अंडरस्टैंडिंग है लाइफ मोर डीपली। पोइट्री सुपीरियर है रीज़न से, एंड शैली है जो डिस्टिंग्विश करते हैं रीज़न एंड इमेजिनेशन भी। इनके अकॉर्डिंग जो रीज़न है वो सिर्फ एनालाइज और कैलकुलेट करता है, बट जो हमारी इमेजिनेशन है वो क्रिएट और कनेक्ट दोनों करती है। सो इन्होंने जो इमेजिनेशन को मोर इम्पोर्टेंस दी है देन द रीज़न। सो नेक्स्ट इज मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड ने जो टचस्टोन मेथड है वो दिया था। इनका इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ एसे है Essay in Criticism, first series 1865 and the second is 1888. The Study of Poetry 1888, ये important essay इनका। Poetry should be elevated through by high seriousness and enduring human value। जो आर्नोल्ड के अकॉर्डिंग जो परफेक्शन है वो इनर होनी चाहिए ना कि आउटर। सो जो हमारे आर्नोल्ड है कल्चर परफेक्शन, ह्यूमन परफेक्शन पे मेनली तवज्जो देते हैं। सो इनका अनदर वर्क है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एज द प्रेजेंटेड। ये इस वर्क में बताते हैं कि जो हमारा क्रिटिसिज्म है वो किस टाइप का हो चुका है, इन जो इवन जो राइटर्स है वो कैसे जो क्रिटिसाइज करते हैं। सो इन्होंने कहा था क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। इनके अकॉर्डिंग जो ग्रेट पोइट्री है हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में जो ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस डीपली। डिसइंटरेस्टेडनेस, इनका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिसइंटरेस्टेडनेस, जिसको हम कह सकते हैं कि जो हमारे पर्सनल बायसनेस है उनको साइड में रखते जो हमारा वर्क ऑफ आर्ट है हम उसको जो ऑब्जेक्टिव वे से मतलब क्रिटिसाइज़ करें, जज करें, पढ़ें। जैसे कि हमारा कोलरिज का था willing suspension of disbelief. The critic should avoid personal, political और practical bias in the judgment. Touchstone method, हम कुछ एंशंट वर्क ऑफ आर्ट के कुछ पैराग्राफ या कुछ भी लाइंस ले लेते हैं जो हमारे वर्क ऑफ आर्ट हैं प्रेजेंट मॉडर्न टाइप के, उनको इनसे एनालाइज करके देखते हैं, इवन इनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। सो दैट विल बी अवर टचस्टोन मैथड। द यूज लाइन्स पैसेज ऑफ एक्नोलेज एक्सीलेंस टू टेस्ट पोइटिक क्वालिटी। कल्चर एनार्की, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क 1868। ब्रॉडर कल्चर क्रिटिसिज्म, स्वीटनेस एंड लाइट। स्वीटनेस यहाँ पे ब्यूटी एंड लाइट यहाँ पे हमारी इंटेलिजेंस को शो कर रही है। सो इनके इम्पोर्टेंट वर्क कीवर्ड्स हैं हाई सीरियसनेस, टचस्टोन, डिसइंटरेस्टेडनेस, दैट इज़ नोन एंड थॉट। जब भी आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में तो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंटली याद रखना। कोटेशंस भी आ सकती हैं, तो आपको कोटेशंस या फिर जो हमारे एजर्शन एंड रीजंस टाइप में जो भी कीवर्ड्स हैं वो हेल्प करेंगे आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो नेक्स्ट इज टी.एस. एलियट, सैक्रेड वुड 1920। इनके जो एसेज हैं वो इसमें इस वर्क ऑफ कलेक्शंस में पब्लिश हुए थे। मेनली एसेज हैं इनके ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट 1990। इन्होंने ट्रेडिशन के बारे में बताया है हाउ ट्रेडिशन इज एक्टिव द पोइट पर्सनैलिटी इज ट्रांसफॉर्म थ्रू आर्टिस्टिक इम्पर्सनैलिटी। ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट में जो हमारे एलियट रिजेक्ट करते हैं पोइट्री सिंपल है, एक्सप्रेस करते हैं जो पोइट पर्सनल इमोशंस को, इवन ये जो हिस्टोरिकल सेंस है उसको भी इम्पोर्टेंस देते हैं। हिस्टोरिकल सेंस क्या होते हैं, एक पोइट को मस्ट अंडरस्टैंड द लिटरेचर ऑफ अ पास्ट एंड द रिलेशनशिप विद द प्रेजेंट। एक जो वर्क ऑफ आर्ट है, जो एक पोइट है, उसको समझना चाहिए हमारा लिटरेचर, हमारे पास्ट एंड जो हमारा प्रेजेंट है, दोनों के कनेक्शन या फिर उनकी रिलेशनशिप के साथ।
So next is Hamlet and his problem. 1919s develop the objective, correlative and adequate set of objects, सिचुएशन एंड इवेंट्स टू एक्सप्रेस इमोशंस। इस वर्क ऑफ एसे में जो हमारे एलियट है वो बताते हैं कि जो हमारा हेमलेट है बाय शेक्सपियर ये एक आर्टिस्टिक फेलियर है, बिकॉज जो हमारा हेमलेट है जो उसकी इंडिसिसिवनेस है वो अच्छे से जो उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जो उसकी मैडनेस है उसको शो नहीं कर पाते, ना ही उसके पास कोई एक डेफिनेट रीज़न है कि वो अपनी मैडनेस को क्यों शो कर रहा है। बस उसमें एक थीम शो की गई है, दैट विल बी गर्ट्रूड गिल्ड, कि क्यों उसकी मदर ने शादी कर ली थी। इवन जो हमारे एलियट वो कहते हैं कि जो मैकबेथ है वो एक आर्टिस्टिक सक्सेस है, बिकॉज उसमें जो हमारी लेडी मैकबेथ है उसके जो एक्सप्रेशंस है, उसकी जो मैडनेस है, जो उसको इल्यूजन्स हो रहे थे, हेल्यूनेशंस हो रहे थे, वो ईजिली शो की जाती जो उसके एनवायरमेंट्स के थ्रू। सो नेक्स्ट इज मेटाफिजिकल पोइट्स 1921। मेटाफिजिकल पोइट्स है प्रेज करता है यूनिफाइड सेंसिबिलिटी। यूनिफाइड सेंसिबिलिटी मतलब कैसे जो हमारे जैसे डन है उन्होंने अपनी पोइट्री में लव प्लस जो उसके आइडियाज़ है, थॉट है, इंटेलेक्चुअल कैसे कंबाइन करके, कंपास का एग्जांपल ले सकते हैं हम, कैसे उन्होंने कंपास के एक फुट पे अपने आप को एंड सेकंड पे जो उसकी बिलव्ड है उनको दिया, एंड कैसे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके भी का साथ में यूनाइट हो जाते हैं, थिंकिंग प्लस फीलिंग को कैसे यूनाइट किया। सो हमारे जो मेटाफिजिकल पोइट्स में ये बताया जाता है कैसे जो हमारे मेटाफिजिकल पोइट्स थे वो यूनिफाइड थे अपनी सेंसिबिलिटी में, आइडियाज़ में, एंड क्रिटिसाइज द डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। कैसे जो हमारे ड्राइडन एंड मिल्टन ने जो 17th सेंचुरी के जो हमारे पोइट जो राइटर्स थे उन्हें जो सेंसिबिलिटी नहीं थी, जो सिर्फ वो डन एंड एंड्रू मार्वल जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं उनके बाद जो हमारी डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी या पोइट्स के अंदर आ गई थी। यूज़ ऑफ पोइट्री एंड द यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म 1933 स्टडी करता है चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन पोइट्री एंड क्रिटिसिज्म। तो इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं ट्रेडिशन, हिस्टोरिकल सेंस, impersonality, objective, correlative, dissociation of sensibility and unified sensibility. So next is Eliot tradition, not passive inheritance, require historical sense and awareness of the European literary tradition, individual talent, ओरिजिनलिटी एमर्ज थ्रू रिलेशनशिप विद ट्रेडिशनल, नॉट आइसोलेशन फ्रॉम इट। इम्पर्सनैलिटी कैसे हम पोइट है जो उसकी पर्सनैलिटी को दूर रखता है। कैटलिस्ट एक पोइट को एक कैटलिस्ट की तरह होना चाहिए, जैसे H2O प्लस SO2 एंड ये हमारा कैटलिस्ट है, तो इसमें हमारी एक रिएक्शन होगी। तो हमारा जो कैटलिस्ट का एग्जांपल देके ये PYQ है, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि पोइट को अपने कैटलिस्ट की तरह होना चाहिए, जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो उसके वर्क ऑफ आर्ट में शो नहीं होनी चाहिए। सो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये मैंने आपको बता दिया है कैसे जो हैमलेट के आइडियाज़ वगैरह जो उसकी मैडनेस है वो शो नहीं की जाती उसके चारों तरफ। सो नेक्स्ट इज I.A. रिचर्ड्स, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। अटेम्प्ट्स आर सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ लिटरेरी वैल्यू एंड रिस्पॉन्सेज। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 फोकस करता है क्लासरूम एक्सपेरिमेंट में यूज़ करता है पोएम्स विदाउट ऑथर टाइटल टू स्टडी एक्चुअल रीडर रिस्पॉन्स। I.A. रिचर्ड्स है, ये फोकस करते हैं कि कैसे जो स्टूडेंट्स हैं बिना जो हमारे ऑथर या फिर उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बायोग्राफी के जाने बिना ही जो हमारे स्टूडेंट्स वो कैसे डिफरेंटली एक वर्क ऑफ आर्ट या पोइट्री है उसको एनालाइज करते हैं, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस आती हैं, एम्फेसिस करते हैं क्लोज रीडिंग ऑफ लैंग्वेज रिस्पॉन्स एंड इंटरप्रिटेशन। 4 काइंड ऑफ मीनिंग SFTN, सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन सेंट्रल टर्म्स हैं, इनके एसोशिएट की जाती हैं जो इनके मीनिंग को इंटरप्रेट करने में। कि कंट्रीब्यूशन क्या है जो हमारे रीडर्स का रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी पे फोकस करते हैं एंड जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको नेगलेक्ट करते हैं। UGC कीवर्ड्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, रिस्पॉन्स, मीनिंग, साइकोलॉजिकल अप्रोच एंड क्लोज रीडिंग। सो नेक्स्ट इज न्यू क्रिटिसिज्म, ये मैंने अभी आपको बताया। J.C. रैनसम, क्लेंथ ब्रूक, W.K. विमसर्ट एंड बियर्सली, एलन टेट, ये इंपॉर्टेंट प्रोपेगेनिस्ट है। क्लोज रीडिंग पे फोकस करते हैं, एनालाइज करते हैं टेक्स्ट को, उसकी बेस इंटेंशनल फैलेसी एंड अथॉरिटियल इंटेंशन इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर जजिंग। जो ऑथर की जो इंटेंशंस है वो हमारे वर्क ऑफ आर्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए किसी भी वर्क को जज करने के लिए। इफेक्टिव जो रीडर्स की इमोशंस हैं इज़ नॉट मेजर ऑफ अ पोएम मीनिंग और वेल। जो हमारा ऑथर है वो पहले ही जज कर लेता है जो हमारे रीडर्स हैं
उनके लिए क्या रिस्पॉन्स होगा, दैट विल बी ऑल्सो फैलेसी. क्लिंट ब्रुक paradox is central of organized features of poetry. These are the important keywords. Hope so you like my video. So thank you for watching, and this gave you an entire concise and just for revision notes of the literary criticism. So subscribe my channel.